सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग, जैसा कि आप लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि विवाह के बाद भाग्य वृद्धि कैसे देखें। यह प्रश्न सामान्यतः सभी व्यक्ति करते हैं। कब करते हैं? तो शादी से पहले करते हैं। यह कुंडली मिलान से पहले की ही प्रश्न है कि विवाह के बाद में बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसी के बाद से बच्चे के पिता पूछते हैं कि हाँ, विवाह होला के बाद में जीवन में एक उन्नति आएगा कि ना आएगा, ऐसे लोग पूछते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आज की कक्षा में हम लोग जिन जिन चीजों का उपयोग करने वाले हैं, यह सभी विषय वस्तु यहीं पे दिया गया है। जैसे कि राशियों के स्वामी और ग्रहों के उच्च राशि, ग्रहों के नीच राशि, ग्रहों के शत्रु राशि सभी यहाँ पर दिए गए। जैसे उदाहरण स्वरूप सूरज की अपनी जो राशि होती है वह सिंह राशि होती है। इसी प्रकार से हरे रंग से सभी ग्रहों के अपने स्वराशि के बारे में लिखा गया है। सभी ग्रहों की उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह बलवान हो जाते हैं, काफी फल देते हैं। तो यह लाल रंगों से जो लिखा गया है सभी ग्रहों की उच्च राशियां, जैसे शनि के सामने 7 लिखा हुआ है तो शनिदेव 7 नंबर की राशि में यानी कि तुला राशि में अधिक बलवान हो जाते हैं, अत्यधिक फल देते हैं। और नीच राशियों में ग्रह अच्छे फल नहीं देते, नुकसान करते हैं, बुरे फल देते हैं। तो सभी ग्रहों की नीच राशियां भी लिख दी गई है। सभी ग्रहों की काले रंग से अंत में शत्रु राशि लिखी गई है। शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। जितने व्यक्ति आप लोग कक्षा में शामिल हैं या वीडियो भी देख रहे हैं, तो आप लोग आज की कक्षा के इन सूत्रों को अपने अपने कुंडली पर लगाइएगा। यदि कक्षा में शामिल हैं तो कक्षा के अंत में अपने विचार जरूर दीजिएगा कि यह सूत्र आपके जीवन पे जो लागू हो रहे हैं, क्या वह आपके जीवन पर प्रभावित हो रहे हैं, लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कितने प्रतिशत। यदि वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कमेंट में भी अवश्य लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे भी पहले हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप कक्षा में नए हैं और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या मेरे द्वारा नई कक्षा भी बहुत जल्द में शुरू होने वाली है। यदि उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने उस नए समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो विवाह के बाद में सुख के लिए सबसे पहला सूत्र कि सप्तम भाव या सप्तम भाव या सप्तमेश यानी कि सातवें भाव में दूसरा या 11वां का संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है, 2 प्रकार से देखा जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए, विवाह के बाद के लिए। एक तो दूसरा भाव विवाह की आयु को दर्शाता है एवं हमारे विवाह को सकारात्मक ढंग से लेकर चलने में भी दूसरा भाव सहायक होता है। दूसरा भाव जहाँ हर भाव 8वें भाव को आयु का भाव कहा जाता है। लग्न से 8वां व्यक्ति स्वयं लग्न होता है तो 8वां उसका आयु हुआ। ठीक उसी प्रकार विवाह से 7वां भाव विवाह, तो 7वें से 8वां जो होता है दूसरा, यह विवाह की आयु को दर्शाता है। और दूसरा भाव हमारे स्वजनों का होता है, हमारे कुटुंबी जनों का होता है। और दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने में, सकारात्मक लेकर चलने में यदि हमसे त्रुटियां होती है तो हमारे संबंधी जन, हमारे कुटुंबी जन हमें समझाते हैं
इसलिए सातवें भाव के स्वामी यदि दूसरे भाव में हो तो विवाह के बाद में सुख वृद्धि होने की संभावनाएं बनती है। या दूसरे भाव के स्वामी सातवें भाव को स्वामी के देखते हो। अब इस उदाहरण कुंडली में 11 नंबर की राशि लिखी गई है। 11 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। यदि शनिदेव यहीं पर होते या शनि के द्वारा सातवें भाव के स्वामी जो 4 नंबर की राशि लिखी गई है, 4 नंबर राशि के स्वामी इस उदाहरण कुंडली में दसम भाव में है और शनिदेव 12वें भाव में है। शनिदेव के द्वारा सातवां भाव भी नहीं देखा जा रहा। शनिदेव के द्वारा शनि के द्वारा दूसरे भाव भी नहीं देखे जा रहे या शनि के द्वारा दूसरे भाव के शनि तो दूसरे भाव के स्वामी है ही। शनि के द्वारा सातवां भाव भी नहीं देखा जा रहा एवं शनि के द्वारा सातवें भाव के स्वामी भी नहीं देखे जा रहे हैं। यानी कि सातवें भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के स्वामी में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यदि संबंध होता तो विवाह के बाद में सुख संपन्नता बढ़ने के योग बनते। यही सूत्र 11वें भाव से भी लगाते हैं। यदि 11वें भाव से यह सूत्र लगता है तो भी सुख वृद्धि होने की संभावनाएं बनती है। यानी कि सातवें भाव के स्वामी एवं 11वें भाव का स्वामी का संबंध हो तो यहाँ सातवें भाव में 4 नंबर की राशि लिखी गई है। 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं एवं 11वें भाव के स्वामी यहाँ पर मंगल देव हैं। मंगल देव दोनों की युति दसम भाव में ही है। हालांकि चंद्र मंगल योग अच्छा योग होता है। चंद्रमा के साथ में मंगल की युक्ति चंद्र मंगल योग को दर्शाता है जो सुख समृद्धि संपन्नता की तरफ लेकर जाता है। और वैसे भी दसम भाव में यह अच्छी बात है। दसम भाव या चौथे भाव में दसम भाव या चौथे भाव में चंद्रमा एवं मंगल की युति लाभकारी मानी जाती है। कारण यह होता है कि यहाँ पे दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और चौथे भाव में चंद्रमा दिग्बली होता है। लेकिन दोनों के भाव अंतर हो जाने से फलों में थोड़े अंतर भी हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। और चौथे भाव में भी चंद्रमंगल युति यदि बनती है वहां पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब किस प्रकार की सावधानी ऐसे व्यक्ति को बरतनी चाहिए जिसके दसम भाव में चंद्रमंगल की युति हो? तो संपन्नता के बाधक क्या हो जाते हैं? अपनी उग्रता के कारण सुख में कमी हो जाती है क्योंकि 10वें भाव के मंगल बलवान हो जाते हैं और चंद्रमा जो मन है वह कमजोर हो जाता है। और यहाँ यदि चौथे भाव में चंद्रमंगल की युति हो जाती है तो यहाँ पे चंद्रमा बलवान हो जाते हैं लेकिन मन बलवान हो जाता है, उग्रता थोड़ी कमी हो जाती है। यह अच्छी बात है। यह अच्छी बात है। परंतु व्यक्ति अपने भावुकता में भावनाओं में बहकर अपना नुकसान कर लिया करता है। यहाँ पे उग्रता के कारण नुकसान, यहाँ पे भावुकता के कारण नुकसान होने की संभावनाओं में बल मिलता है। यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है, अगर दसम भाव के हैं तो मंगल का उपाय करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए मंगल की वस्तुओं का, जैसे कि मसूर का दाल हुआ, लाल रंग की वस्तुएं हुए लाल रंग का चंदन हुआ, गुड़ हुआ इत्यादि दान करना चाहिए। या अगर चौथे भाव में चंद्रमंगल युति है तो भावुकता को कमी करने के लिए, भावुकता को समाप्ति करने के लिए सफेद वस्तुओं का दान वगैरह करना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर दान करने से पूर्व मन में संकल्प भी लेने चाहिए। बगैर संकल्प के किए हुए दान यहाँ पर गलत फल दे सकते हैं चौथे या दसम भाव में, क्योंकि दान करने से ग्रहों के बल की कमी होती है, बल कमजोर होते हैं वस्तुओं के दान करने से, यानी कि बुरे फल कब मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल जहाँ उत्साह देता है तो उत्साह में भी दान करने से उत्साह में भी कमी आएगी। परंतु यदि वही व्यक्ति दान करे
और संकल्प लेकर करे कि हमारे दसम भाव के मंगल के कारण हमारे कार्यों में, हमारे व्यवहार में जो उग्रता है या कभी कभी आ जाती है, उस उग्रता के समाप्ति हेतु हम इस गुण का दान कर रहे हैं या मसूर की दाल का दान कर रहे हैं, तो केवल वह उस दान का प्रभाव उग्रता को ही समाप्त करेगा, न कि अन्य उत्साह को। अगर हम दान करते वक्त संकल्प नहीं लेते हैं तो मंगल के सभी कारकत्वों का कमी होगा, ऐसा हमारे गुरुजनों ने कहा है। ठीक चौथे भाव में चंद्रमंगल युति हो तो चंद्रमा के कारण, भावुकता के कारण जो काम सब खराब हो रहे हैं, उसको भी चंद्रमा के वस्तुओं का, सफेद चावल वगैरह हुआ, दान करते हैं। तो संकल्प लेकर करे कि चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण जो हमारी भावनाएं बह जाती है, हम भावुकता के कारण लोगों को नहीं पहचान पाते, जिसके कारण कभी कभी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, तो उस भावुकता को समाप्त करने हेतु हम चंद्रमा के वस्तुओं का दान करते हैं और योग्य व्यक्ति को दे जो दान के लायक। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई गुरुदेव? सप्तमेश, सप्तमेश सातवें भाव में हो। अब अगले सूत्र पर चलते हैं हम लोग। यदि सप्तमेश स्वयं स्वगृही हो तो विवाह के बाद में भाग्योदय होने की संभावनाओं में काफी बल मिल रहा है। स्थिति स्पष्ट है, एक ही सूत्र है, यह सातवें भाव पर लागू नहीं होता वरन सभी भावों पर लागू होता है। जिस भाव के स्वामी, अब यहीं पे पांचवें भाव में 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो पांचवा भाव हमारे बुद्धिमता का है, पांचवा भाव हमारे संतान का है, पांचवा भाव हमारे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के परिणाम का है, पांचवा भाव प्रेम का भी है। इन सभी चीजों में वृद्धि करता है। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उसमें वृद्धि करेगा। यानी कि भाव का स्वामी यदि अपने ही भावों में हो तो अपने भाव के गुणों में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं, हम एक डेग बढ़ते हैं, तो ईश्वर हमें 2 कदम और उससे आगे ले जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि व्यक्ति कर्मों से आगे चलता है। यानी कि बहुत से व्यक्ति को आपने देखा होगा, चाहे विद्यार्थी को ही, कि वह कम देर, आधे घंटे ही पढ़ेगा, लेकिन जो 4 घंटे पढ़ता है, 3 घंटे पढ़ता है, उससे अधिक बुद्धिमान होगा, अधिक जानकारी रखेगा, याद हो जाएगा उससे। बहुत व्यक्ति है, दुकानदारी शुरू किया, 10,000 रुपये पूंजी लगाया और उसी पूंजी से उत्तरोत्तर बड़ा जल्दी, बहुत जल्दी वृद्धि कर लिया, और दूसरा आदमी उतना ही पूंजी लगाया लेकिन कम किया। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कम काम करते हैं, सफलता ज्यादा मिलती है। ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? गुरुदेव। तो इसका मतलब यह है कि उसके भाग्य का भाव का स्वामी, अगर यही यहीं पे 2 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, अगर यहीं पे बुधदेव होंगे तो व्यक्ति का भाग्य मजबूत हो गया, काम कम करेगा, लाभ ज्यादा हो जाएगा। या दसम भाव, और दसम भाव के भी स्वामी, जैसे कि 7 नंबर की राशि है, शुक्रदेव यहीं पे हो, या शुक्रदेव 7 दसम भाव को देख रहे हो, यानी कि दसमेश दसम भाव को भी देख रहा हो, एवं भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो या भाग्य भाव को देख रहा हो, तो व्यक्ति के अपने कार्यों से अधिक लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाग्य भी मजबूत और कर्म भी मजबूत होने की संभावना बनती है कि नहीं बनती? बनती है गुरुदेव। बनती है। लेकिन इसमें एक सूत्र और है जो हम लोगों को सदैव याद रखना चाहिए कि जिस भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे, अब यही 7वें भाव की बात चर्चा चल रही है, यदि 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में ही हो तो विवाह के बाद में संपन्नता, समृद्धि बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है। या यही 7वें भाव के स्वामी यदि तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो या 11वें भाव में हो, तो भी विवाह के बाद में आपकी संपन्नता को थोड़ा आगे बढ़ाता है। अब इन सभी भावों में, जैसा कि हमने लिखा या बोला कि तीसरे, छठे, 7वें, 10वें या 11वें, इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यदि सप्तमेश 7वें भाव या उपचय भाव में हो तो विवाह के बाद में भाग्य वृद्धि
होने की संभावनाएं मिलती है। परंतु यहाँ पर तो ये 5 भाव हो गए, सबसे कम संभावनाएं छठे भाव में होती है, क्योंकि छठा भाव क्या होता है, वह 7वें भाव से 12वां होता है। यह भी सूत्र यहाँ पर लगती है। तो व्यक्ति को अपने आत्म संयम के साथ परिश्रम करना होता है। परिश्रम 2 प्रकार से करने होते हैं, कार्यों के में भी थोड़े परिश्रम करने होते हैं, क्योंकि 7वां भाव साझेदारी का होता है, व्यवसाय का होता है, दशम से दशम होता है, और उस भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में बैठ जाना, यानी कि व्यक्ति के अपने ही कर्तव्यों में च्युति हो जाने के कारण, कमी हो जाने के कारण कुछ न कुछ नुकसान होती रहती है। साथ ही प्रतिस्पर्धा थोड़ी बढ़ जाती है, कंपटीशन थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि छठे भाव में स्थिति होने का भी तो कुछ ना कुछ गुण फल दिखेगा ना। जी गुरुदेव। और यह उपचय भाव को 7वें भाव से अधिक सप्तमें का उपचय भाव में होना, यह बहुत ज्यादा उन्नति कारक होता है। कारण यह हो जाता है कि 10वां भाव उपचय भाव कहा जाता है, तो यह 7वें भाव से चौथा होता है, 7वें भाव से चौथा होता है। तो चौथा भाव केंद्र हो गया विवाह के सुख के भाव में ही, यानी कि चौथा भाव सुख भाव भी कहे जाते हैं। तो विवाह के सुख भाव जो कुंडली का 10वां भाव बनता है, उसी में 7वें भाव का स्वामी है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि लग्नेश अगर चौथे भाव में हो तो लग्न के लिए अच्छा होता है, लग्न के लिए अच्छा होता है। यह हम सबों ने पढ़ा है। तो ठीक वही नियम यहाँ पर भी लागू होती है। लेकिन एक बात को यह भी देखना चाहिए कि यहीं पे लगने से शनिदेव हैं, अगर शनिदेव चौथे भाव में हो जाते हैं इस लग्न में, तो क्या फल मिलेंगे? तो नहीं मिलेंगे। फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि लगने से ही नीच के हो गए। यहाँ पर देखा जाए, यह भी देखनी है कि कोई ग्रह अगर किसी भी भाव में बैठता है, तो सामान्य सूत्र यह भी है कि वह ग्रह की स्थिति थोड़ी होती है। अच्छी होनी चाहिए। अगर स्थिति जितनी खराब होगी, फल उतना ही खराब होगा। लेकिन लेकिन एक सूत्र यह भी है कि यदि केंद्र में कोई ग्रह नीच का हो, तो नीच दोष ज्यादा प्रभावी नहीं होता, ज्यादा प्रभावी नहीं होता। नहीं होता। यह भी है, निज भंग के कई सूत्र होते हैं, हम सबों को उन सूत्रों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो चौथे का हो गया, ये अगर यही 7वें भाव का स्वामी अगर 11वां भाव भी उपचय भाव है, और यह जो है 7वें से 5वां है, तो उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह फल वृद्धि करते हैं, यह भी नियम है। एवं भाव का स्वामी अपने भाव से त्रिकोण में हो जाना, अपने भाव से केंद्र में हो जाना, यह भी अच्छी बात है। तो दोनों नियम लग जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए, अगर तीसरे भाव में अगर हो जाते हैं, तो यह 7वें भाव से 9वां हो गया, एवं उपचय भी हुआ, तो उपचय में फल वृद्धि, और भाग्य भाव केंद्र अपने से 9वां हो जाना, तो यह भी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर दो दो नियम लागू हो गए कि केंद्र में होना या सुख भाव में होना, अपने से त्रिकोण में होना, और उपचय में होना, अपने से 9वां होना, उपचय में भी होना। दो दो सूत्र अच्छे लग गए, लेकिन यह नियम छठे भाव पे तो नहीं लगते ना। नहीं गुरुदेव। छठे भाव पर एक ही नियम लगता है कि उपचय भाव में एक नियम, तो दूसरा नियम यह भी है कि अपने भाव से 12वें, तो क्या हो गया, 12वें का मतलब फल हानि, यहाँ का मतलब फल वृद्धि। तो दोनों में एक तरफ से फल वृद्धि हो रहा है, दूसरी तरफ से फल हानि हो रहा है, ले दे करके समाप्त हो गया। और छठे भाव के गुण का विकास हो गया, यानी कि छठा भाव जो रोग शत्रु का है, मनमुटाव का है, थोड़ा सा हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। गुरु जी, केंद्र में नीच नीच का ग्रह
केंद्र में हो तो इसका हाँ, वह ज्यादा प्रभाव नहीं देता, यानी कि प्रभावहीन होता है, लेकिन नीच के फल तो देंगे ही देंगे। ऐसी बात थोड़ी है कि नीच भंग राजयोग हो गया। नीच भंग राजयोग दूसरा है, लेकिन नीचता का कितना प्रभाव पड़ेगा यह अलग बात है। तो यदि केंद्र में कोई ग्रह नीच का होता है तो वह उतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि केंद्र बल से वह ग्रहों का केंद्र बल भी तो होता है, तो केंद्र बल से वह प्रभावित हो जाता है। पापा ग्रह अगर जो नीच का हो और शुभ ग्रह नीच का हो तो दोनों में अंतर हो जाता है क्या? हाँ, दोनों में अंतर हो जाएगा। ले शुभग्रह क्या है? शुभग्रह को आप मीठा फल रख ले, मीठा फल। शुभग्रह मतलब मीठा फल, और पापग्रह मतलब करेला। जी। तो करेला कितना भी चीनी चाशनी में डाल दीजिएगा तो करेला का वास्तविक नैसर्गिक गुण थोड़े समाप्त हो जाएगा। जी। आंवला ही फल है, थोड़ा कसैलापन है, उसका मुरब्बा भी बना दीजिएगा तो दूसरे फल जो हल्के मीठे हैं, जैसे कि सेव का मुरब्बा बनाइए और आंवला का, तो चाहे कितना भी चीनी डाल दीजिएगा, आंवला का कसैलापन थोड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। तो वही बात है। पुनः हम एक बार आप लोगों को बतला दें कि यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है। हमारे द्वारा नई कक्षा भी शुरू होने वाली है, शुभारंभ होने वाला है पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक। यदि उसमें भी शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से शामिल आप हो सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तम भाव में किसी भी प्रकार से तीन ग्रह, सप्तम भाव में किसी भी प्रकार से तीन ग्रह की स्थिति बन जाए, कौन से ग्रह? मंगल, शुक्र एवं राहु। राहु को वैसे भी विवाह वाला ग्रह कहा जाता है। अधिकांशतः शादियां आप 10, 15, 20 व्यक्ति की कुंडली लें और उससे विवाह की तारीख पूछें तो कम से कम जो कुंडली में 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, अगर 9 पचे 45, 45 व्यक्ति को ही ले या 9 व्यक्ति को ले या 90 व्यक्ति को ले ले, अगर 90 व्यक्ति की कुंडली लेते हैं तो उसमें से आप पाएंगे कि 40 व्यक्तियों की शादी राहु की दशा अंतरदशा में हुआ या प्रत्यंतर में, राहु की ही दशा भुक्ति में हुआ। तो ये तो अकेले 4 ग्रहों का हिस्सा ले लेता है, 4-5 ग्रहों का हिस्सा ले लेता है अकेले, क्योंकि सभी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए बराबर बराबर, लेकिन नहीं, राहु की दशाओं में अधिकांशतः व्यक्तियों की शादी होती है। राहु को ब्याहु ग्रह कहा गया है। अगर तीन ग्रह मंगल, शुक्र और राहु, इन तीनों का संबंध किसी भी प्रकार से, चाहे वह युति हो या दृष्टि हो या स्थिति हो, सातवें भाव से हो जाए या सप्तमेश से हो जाए। अब यहाँ पर सप्तमेश जो चंद्रमा है उससे मंगल की स्थिति तो बन रही है, एक हो गया। क्या शुक्र देख रहा है? तो शुक्र नहीं देख रहा, लेकिन शुक्र की राशि है। राशि में है, तो सप्तमेश भी हुआ, मंगल भी हुआ, शुक्र भी हो गया, 3 तो हो गए। क्या राहु का संबंध बन रहा है? यदि राहु का संबंध बन जाता, यहीं दूसरे भाव में राहु रहते, हालांकि या यहाँ पे राहु रहते तो राहु की भी दृष्टि पड़ती, या राहु यहाँ रहते तो राहु की दृष्टि पड़ जाती, या राहु स्वयं 7वें भाव में बैठा हो या 7वें भाव को देख रहा है। यहाँ तो खैर 7वें भाव को देख रहा है, तो राहु को 7वें भाव में देखा जाना, सप्तमेश का मंगल से युति एवं शुक्र की राशि में अप्रत्यक्ष रूप से राहु, मंगल एवं शुक्र का संबंध 7वें भाव या सप्तमेश से हो गया, या दोनों को मिला जुलाकर हुआ या नहीं हुआ?
हो गया गुरुदेव। हो गया, यानी कि यहाँ पर सूत्र है कि सातवें भाव या सप्तमेश से सातवें भाव या सप्तमेश से या दोनों में किसी भी प्रकार से या दोनों में किसी भी प्रकार से शुक्र मंगल एवं राहु का संबंध बनता है, चाहे वह युति से संबंध बने, दृष्टि से संबंध बने या राशि परिवर्तन से हो, भाव में बैठा हुआ हो या किसी भी प्रकार से संबंध तीनों का बन जाए। तो हालांकि यहाँ पर योग में थोड़े कमी आ रहे हैं। यह युति तो यहाँ बनी ना, अगर इसको राहु देखते तो ज्यादा यह इफेक्टेड होता। इफेक्टेड है लेकिन थोड़े कम हुआ कि नहीं हो गया? हो गया गुरुदेव। कम हो गया। तो यह क्या देता है? मंगल शुक्र एवं सप्तमेश की युति प्रेम विवाह की तरफ ही ले जाता है। तो जातक के जीवन में यदि विवाह, प्रेम विवाह के लिए और भी कई सूत्र देखे जाते हैं, गुरु को भी देखा जाता है, लग्नेश को भी देखा जाता है, और भी बहुत कुछ, पांचवें भाव के स्वामी को भी देखा जाता है। हालांकि इस उदाहरण कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, इसलिए प्रेम विवाह की तरफ से और थोड़ा बल मिल गया, या बल मिलने की संभावनाओं में बल मिलती है, ऐसा कर सकते हैं। तो विवाह के बाद में भाग्य वृद्धि तो करता ही करता है। यदि प्रेम विवाह भी व्यक्ति करता है तो क्या होता है? प्रेम विवाह भी सफल होने की संभावना है। संभावना है, यानी कि प्रेम विवाह में भी सुख सफलता मिलने की संभावनाओं पे बल मिल जाता है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। सामान्यतः यह बात बतलाया जाता है, एक ही सूत्र है जो सभी भावों पर लागू होती है। हम लोगों को सूत्र समझना चाहिए एवं सूत्र कैसे अप्लाई करें या उपयोग में लाएं या उसके सहारे हम कैसे फलादेश करें, इसको भी समझना होता है। वह सूत्र क्या है कि यदि लग्नेश प्रश्न जिस भाव का हो, नहीं इसको थोड़ा सा शब्द बाद में लिखेंगे, प्रश्न जिस भाव से हो, भाव से हो, उस भाव के स्वामी से लग्नेश का किसी भी प्रकार से संबंध बनता हो, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध। संबंध अप्रत्यक्ष यानी कि एक दूसरे के नक्षत्र में होना, एक दूसरे के नवमांश में भी होना, यह भी संबंध ही कहा जाता है। संबंध बने तो उस प्रश्न से सुख मिलता है, यानी कि उस प्रश्न का फल क्या होता है? हाँ, बने तो फल उत्तम मिलती है, बने तो फल उत्तम मिलता है। देखिए कैसे हो गया जी, फिर करना पड़ेगा। यही होता है कंप्यूटर की बातें। फल उत्तम मिलता है। अब इस सूत्र को समझें। अब यदि यही लग्नेश एवं पंचमेश का परस्पर संबंध हो जाए तो पांचवा भाव बुद्धिमता का है कि नहीं है? विद्या का है। अगर लग्नेश पंचमेश की युति हो जाएगी, कुंडली के कहीं भी हो जाए,
किसी भी भाव में हो जाए तो अब यहीं पे शुक्र एवं शनि की युति है, तो बुद्धिमता तो काफी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुदेव। परंतु यह भी देखना है कि यह युति या शुभ भाव में है या बुरे भाव में है। अगर युति शुभ भाव में है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, विद्वान भी होगा। विद्वान कहने का मतलब अलग होता है, विद्वान पुस्तकीय विद्वान होना अलग चीज है, लेकिन समझ का विद्वान होना यानी कि व्यवहारिक विद्वान होना अलग बात है। तो विद्या के लिए और भी चीज देखे जाते हैं, वह परिवेश है, माहौल है, किस माहौल में जातक रह रहा है, देश काल परिस्थिति का भी आकलन करना चाहिए, कुंडली में कुछ अन्य योगों को भी देखना चाहिए। परंतु अगर यह योग है तो बुद्धिमता भी अच्छा, विद्या भी अच्छा होने की संभावना है। जैसे कि छोटे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पे कई विद्वानगण शामिल हैं, कक्षा में पदाधिकारीगण भी शामिल हैं, जैसे शुक्ला जी हैं, पदाधिकारी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्वान अलग है और शिक्षित अलग है, पढ़ा लिखा शब्द अलग है और शिक्षित शब्द अलग है, दोनों में बहुत अंतर है गुरुदेव। दोनों में बहुत अंतर है। तो जी। यह शिक्षित बनाता है, यानी कि पढ़ा हो या नहीं हो विद्वान बना देता है। लेकिन अब उस विद्वान का, उस शिक्षा का लाभ, ज्ञान का लाभ उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सकारात्मक दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, यह भावों पर भी निर्भर करता है। इस उदाहरण कुंडली में ही पंचमेश एवं लग्नेश की युति 12 हमें भाव में बनी, जातक तो बुद्धिमान होगा ही होगा, लेकिन उस बुद्धि का लाभ इसे नहीं मिलेगा, इसके बुद्धि का लाभ दूसरा कोई उठाकर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये 12 हमें भाव में है। अगर यही कुंडली के भाग्य भाव में बना होता तो अपने बुद्धिमता के सहारे क्या कर लेता व्यक्ति? अगर यहीं पे शनि शुक्र की युति होती तो फिर क्या हो जाता? व्यक्ति अपने बुद्धिमानी के बल से अपने भाग्य को चौगुना बना लेता कि नहीं बना लेता, यानी कि भाग्य में वृद्धि कर लेता कि नहीं कर लेता? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। या अगर यही दशम भाव में शनि शुक्र की युति हो जाए तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पे अपने भाग्य को बढ़ा लेता, अपने कर्मों में अपने बुद्धि के उपयोग के द्वारा अपने भाग्य को बढ़ा लेगा। लेकिन यहाँ तो बुद्धि खर्चा में चला गया। तो मतलब कि भावों के आधार पर भी फल का निर्णय हम लोगों को करना चाहिए, यह एक सामान्य सा नियम है। इसी नियम को 7वें भाव पर लगाएं कि लग्नेश या सप्तमेश, नहीं, लग्नेश और सप्तमेश का युति या परस्पर संबंध हो तो वैवाहिक सुख मिलता है, विवाह के बाद में संपन्नता होने की वृद्धि मिलती है। लेकिन अगर यही युति 7वें भाव में हो जाए, जैसे यहीं पे शनि चंद्रमा की युति है, तो ज्यादा लाभकारी हो जाएगा, या शनि चंद्रमा की युति यहाँ पर ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। लेकिन यह भी देखना है कि क्या दोनों ग्रह लग्नेश एवं सप्तमेश के युत होने से, क्या लग्नेश एवं सप्तमेश के युत होने से यहाँ तो सूत्र हो गया कि भाई भाग्य वृद्धि करेगा, यानी कि वैवाहिक सुख बढ़ाएगा। यह सूत्र बने कि नहीं बनी? जैसे कि लग्नेश एवं पंचमेश से जो हम लोगों ने समझा, वही नियम को अगर हम यहाँ पर बढ़ा लगाते हैं, यानी कि बुद्धिमता, संतान सुख मिला, सब कुछ हुआ, आपस में प्रेम बढ़े या प्रेम करने की क्षमताओं का विकास हुआ, प्रेम पूर्वक वाणी बोलने की क्षमता का विकास हो गया, लग्नेश पंचमेश की आपस का परस्पर का संबंध। ठीक उसी प्रकार लग्नेश एवं सप्तमेश का जब संबंध बनता है, लग्नेश एवं सप्तमेश का जब संबंध बनता है तो पति पत्नी में आपस में मन मिलने की संभावनाओं में बल मिला या नहीं मिला? जी मिला। जैसे लग्नेश एवं पंचमेश का संबंध बनता है तो पिता पुत्र का संबंध अच्छा हो जाता है, यह सामान्य सूत्र है। ठीक वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर हम सबों को अपनी विवेकशीलता से भी काम लेना है कि क्या यह योग तो अच्छे हैं, इनके भाग्य में तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, परंतु फिर भी समस्याएं हैं। अब समस्या क्यों है उसको भी समझना है। सूत्र गलत नहीं हो सकते, भाव के स्वामी
लग्नेश का किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए, प्रश्न जिस भाव से हो, इस सूत्र को एक बार और पढ़े, अपने आप सभी स्थिति कन्फर्म हो जाएगा। प्रश्न जिस भाव से हो उस भाव के स्वामी से लग्नेश का किसी भी प्रकार का संबंध बने तो फल उत्तम मिलता है। जैसे कि 10वें से वंग लग्नेश का राशि परिवर्तन हो जाए, युति संबंध हो जाए, परस्पर दृष्टि हो जाए, तब व्यक्ति के कार्य अच्छे हो जाते हैं कि नहीं, मतलब कार्य अच्छा है कि बुरा है यह अलग बात है, कार्य अच्छा होगा कि बुरा होगा यह अलग बात है, वह ग्रहों के गुण धर्म पर निर्भर करता है, लेकिन चाहे वह जो काम करे कार्य ज्यादा करता है, कार्य में आगे बढ़ जाता है, यह सूत्र है। लेकिन यह भी देखना है कि क्या दोनों ग्रहों के गुण धर्मों के आधार पर, क्योंकि नैसर्गिक ग्रह एक ही सूत्र है, वह सदैव लागू होता है। वह सूत्र क्या है कि ग्रह गण अपने नैसर्गिक गुणों को कभी नहीं भूलते। ग्रहगण नैसर्गिक गुणों को नहीं भूलते, नैसर्गिक गुणों के अनुसार ही फल देंगे। नहीं, भावेशों के आधार पर भी फल देते हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण उनके दिख निखर ही जाएंगे। अब यही शनि है, लग्नेश है, शुभाग्रह का काम कर रहे हैं, चंद्रमा है, यह भी शुभाग्रह है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत ना है, हल्का छीन है। अब इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा छीन हो गया, यानी कि मन थोड़ा खराब हो गया। लगने से शनि शुभाग्रह है, लेकिन शनि चंद्रमा की युति क्या बनाता है? शनि चंद्रमा की युति क्या बनाता है? विष दोष, दोष बना दिया। तो यह दोष प्रभावी नहीं होगा, लेकिन कब प्रभावी हो जाएगा? अगर किसी भी पापग्रह की दशा चल रही हो, कुंडली के बुरे भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, अगर मान लिया जाए यहीं पे सूर्य है, अष्टमेश हो गया, या देव गुरु बृहस्पति बुरे फल देने वाले हैं, 12वें एवं तीसरे भाव के स्वामी हैं, और शनि एवं चंद्रमा की युति यहाँ पे है, तो पहले से दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता रहेगा। पहले से जी, पहले दाम्पत्य सही जीवन रहेगा, ठीक ठाक चलेगा। परंतु जब देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में आएंगे या यहाँ पर आएंगे गुरुदेव गोचर में, और यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी और गुरु की ही दशाएं चल रही होगी, तो हालांकि ये तो उतना नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुभाग्रह है, शुभाग्रह की दृष्टियां उतना वो नुकसानदायक नहीं होती, चाहे अगर शुभाग्रह होते हैं तो आपस में उतने विवाद वगैरह नहीं दिखते। परंतु अगर यही गोचर बस राहु ही अगर 11वें भाव में आ जाए, भले तीसरे भाव में राहु का गोचर हो जाए और राहु की दशा चल रही हो, तो खटपट फिर क्या हो जाएगा? फिर यह सोए हुए शनि को बदले हुए जो गुण है, शनि का जो नैसर्गिक गुण बदल के शुभता आया है, उसको यह नैसर्गिक गुणवा को याद दिला देगा। कौन याद दिला देगा? राहु, राहु याद दिला देगा। तो शनि अंधकार है, तो फिर क्या हो जाएगा? राहु की दशा भी चल रही हो और राहु गोचर में तीसरे भाव पर भी आ गया हो, और राहु अगर शनि को देख लेगा, फिर क्या करेगा? खटास पैदा हो जाएगी, समस्या खड़ी कर देगा कि नहीं कर देगा? जी, यानी कि इनके नैसर्गिक गुणों को याद दिला देगा। जी, अंदर सोए हुए दानव को जगा देगा। हंसने की बात नहीं है, सीखने की बात है। एक श्लोक याद आ रहा है, शायद किसी पुस्तक में पढ़े थे, पर हम तो खैर पराशरी पुस्तक ही पढ़ते हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र हमेशा पढ़ते रहते हैं। नहीं कोई काम है, ना मन लग रहा है, चलो भाई बृहद पराशर होरा शास्त्र उठा लो और कोई एक श्लोक पढ़ लो और उस पर थोड़ा मंथन कर लो। एक ही श्लोक पढ़ते हैं एक दिन में, हम ज्यादा नहीं पढ़ते। तो वही कल परसों पढ़ रहे थे, तो एक जगह देखने को मिला, लिखा हुआ था कि सप्तमस्थो यदि गुरु, सप्तमस्थो यदि गुरु, यदि गुरु भार्यापति परायणा, जी,
तो यह भार्या शब्द लिखा गया है या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जितनी जातक शास्त्र के पुस्तक लिखे गए हैं, आप लोग देखेंगे तब पुरुष को ही प्रधान मानकर लिखा गया है, महिलाओं को प्रधान मानकर नहीं लिखा गया। नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर भार्या शब्द का मतलब हम लोग यह समझेंगे केवल पत्नी नहीं, जीवन साथी। जीवन साथी। अगर पुरुष की कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति अगर 7वें भाव में है, तो भार्या पति प्रायणा, यानी कि सप्तमस्त गुरु पति प्रायणा, पत्नी से सुखी बनाता है। यह हो। यदि महिला की कुंडली है तो पत्नी प्राणा सप्तमस्तु यदि गुरु पत्नी प्राणा, तो पति पत्नी प्राण, मतलब शब्द बदल सकते हैं हम लोग, हालांकि यह सभी बातें ठीक नहीं है। क्लास है, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है, हम लोग आपस में करते हैं। तो यानी कि जीवन साथी एक दूसरे का ख्याल रखने वाले होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो भी दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, वैवाहिक सुख अच्छे होते हैं, दोनों के मन मिलते हैं। और जब मन मिलेगा तो भाग्य, तो यह तो सहयोग का भाव है। 7वां भाव सहयोग है एवं दशम से दशम है, दशम से दशम है। इसीलिए तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता था ना, पुराने जमाने में, पहले के जमाने की, शादी कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और शादी भी लोग कर देते थे और व्यक्ति सही भी हो जाता था। कारण क्या है, यह दशम से दशम भाव एक्टिवेट हो जाता था। यानी कि अगर कर्म आपके खराब हैं तो 7वें भाव के काम कर लो, अपने आप ठीक। यानी कि सहयोगात्मक काम शुरू करो। 7वें भाव में शुक्र शनि की युति भी दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाता है एवं भाग्य में बाद में वृद्धि भी करता है शादी के बाद में। क्योंकि शनि क्या है, कर्तव्य के कारक हैं। शनि न्याय के देवता हैं, कर्मों के कारक हैं एक। तो जब कर्मों के कारक शनिदेव हुए तो हम कर्म क्या करते हैं, क्यों करते हैं? धन की अभिलाषा से करते हैं ना जी गुरुदेव। धन की अभिलाषा से करते हैं। और धन के लोलुप ग्रह यानी कि धन के इच्छा रखने वाले ग्रह शुक्र है। हालांकि धन के कारक देव गुरु बृहस्पति होते हैं, लेकिन धन के इच्छा ज्यादा शुक्र करते हैं, क्योंकि विलासी यही है। ये हो गया, तो धन आएगा। और शुक्र क्या है, पत्नी है। शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन का सुख है। दाम्पत्य जीवन का सुख है। और धन कहाँ से मिलेगा, हम 10वें भाव का काम करेंगे तब होगा। और शुक्र दशम से दशम हो गया, शुक्र दशम से दशम हो गया, यानी कि कार्य करने के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ाया। हम काम नहीं करेंगे, धन ही नहीं आएगा। वह भावत भावम से यह दशम से दशम बैठा हुआ है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से तो यह हो ही गया ना। यह काम करने के लिए मन में इच्छा भी जगाएगा जी। और यह 7वां भाव क्या है, शुक्र का अपना भाव है और शनि कर्तव्य के कारक हैं। तो इन और यह सहयोग का भाव है। और यह भी भाई कि व्यक्ति की उनके जीवन साथी पति हो या पत्नी, कार्यों में जब समस्याएं आती है तो एक दूसरे का हौसला काफी बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो यह भी अच्छा योग है। 7वें भाव में शुक्र शनि की युति यह व्यक्ति को सदाचारी भी बनाता है एवं अच्छा भी बनाता है और कार्यों में मदद भी करता है और जीवन को भाग्य, मतलब कि विवाह के बाद में उन्नति होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। जीवन साथी के, हालांकि क्लास लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध सूत्र और चर्चा कर लेते हैं हम लोग।
गुरु जी सप्तम भाव में शुक्र, हाँ, सप्तम भाव में शुक्र, बोलिए। सप्तम भाव में शुक्र राहु मंगल जब भी बताए, अगर सप्तम भाव में स्थित होता। तो सप्तम भाव में शुक्र और मंगल हो और राहु से भी किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए तो वह प्रेम विवाह में सफलता के द्योतक माने जाते हैं और सफल प्रेम विवाह के बाद में उन्नति होने की संभावनाएं मिलती है। दृष्टि हो तो, और किसी भी प्रकार से अगर हो जाए तो, और तो जब प्रेम विवाह सुख सफलता यानी कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का प्रयास करता है, लेकिन वहां पर मंगल जो है अगर तीसरे भाव का स्वामी हो जाता है तो ठीक बात नहीं होता है, क्योंकि उग्रता भी तो दे सकता है। तो किसी भी ग्रहों की युति फल निकालने के लिए उन ग्रहों के किस भाव के स्वामी हैं उसको भी देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में चलते हैं, यदि सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, और चौथे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, यानी कि यहां से मंगल यहां हो जाए, तो भी अच्छा होता है, क्योंकि चौथा भाव का स्वामी अपने भाव से, यानी कि पत्नी कहाँ चला गया, पति के सुख भाव में। पति को सुख कहाँ से मिलेगा, आय होगी तो। बात सूत्र समझ गए? जी गुरु जी। यानी कि यह जो जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी भाव का स्वामी, यानी कि जीवन साथी अपने कर्म भूमि में चला गया, और वह कर्म भूमि क्या है, यह व्यक्ति का, यानी कि जीवन साथी आया तो यह पति का या पत्नी का यह सुख हो गया। यदि सप्तमे से यहाँ पर आ गया तो एक मतलब कि इसके कर्तव्य ही इसका सुख हो गया ना। जी गुरु जी। तो यह सुख मिलेगा, इसको वास्तविक सुख मिलेगा कहाँ से, जब आय की प्राप्ति होगी। तो इसका स्वामी आय भाव में चला जाए तो आय भी वृद्धि, तो पत्नी के सहयोग से उन्नति। या दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा जो धन भाव है उसका स्वामी अगर सप्तम भाव में हो जाए तो यह भी तो कहा जाता है कि जिस भाव का स्वामी जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव के गुणों का विकास उसके मदद से करता है। यदि दूसरे भाव के स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो भाइयों के सहयोग से धन वृद्धि, चौथे भाव में है तो माता के सहयोग से धन वृद्धि, पांचवें भाव में है तो पुत्र या अपने विद्या के प्रभाव से धन वृद्धि। ठीक उसी प्रकार से अगर नवम भाव में है तो गुरुजनों के सुझाव सलाह, पिता के सुझाव सलाह से धन वृद्धि। उसी प्रकार से दूसरे भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में हो जाएंगे तो पत्नी के सुझाव सलाह सहयोग से उन्नति समृद्धि। नियम वही है या दूसरा है? वही है गुरु। नियम वही है। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण से समझ में आया होगा। और पुनः हम अंत में एक बार और बोल दें कि यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगती है और आज पहली बार जुड़े हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हमारे द्वारा नई कक्षा भी शुरू हो रही है। यदि कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। और यदि आज की कक्षा में किसी भी सदस्य को अगर किसी भी प्रकार की बातें समझ में न आई हो तो कृपया व्हाट्सएप समूह में लिख सकते हैं। तो अगर दूसरे भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो अब तो वह 12वां भाव क्या है, खर्चा है, दूसरा भाव क्या है, धन है। धन ही खर्चा में चला जाए फिर क्या होगा, तो नुकसान होगा। इन सभी बातों को जो प्रारंभिक नियम होते हैं उन नियमों को भी कम से कम सदैव हम लोगों को भावेशों के आधार का जो नियम है उसको तो कम से कम हम सबों को याद रखना ही चाहिए।